बड़े ध्यान से सुनना। 11 दिसंबर को आपका एक फुल मॉक पेपर लेंथ होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कैसे होगा सब कुछ आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। दोस्तों, इस पेपर में कम से कम 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं। तो क्यों ना हो, इन सभी स्टूडेंट्स के साथ मुकाबला किया जाए और अपने आप को चेक किया जाए कि कितना आपका यहाँ पर ग्राफ निकल के आ रहा है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दोस्तों, अगर आपको ये टेस्ट लगाना है देन आप सिंपली यहाँ पर व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप पे आपको टेक्स्ट करना होगा 11 दिसंबर, ठीक है। और आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं। कब लगाएंगे, कैसे होगा, ये सारी जानकारी आपको 11 दिसंबर को ही हमारी टीम यहाँ पर प्रोवाइड कर देगी। लेकिन अगर आपने पेड कोर्सेज ज्वाइन करना है प्रोफेशनल्स के अंडर, दोस्तों 2019 में 152 स्टूडेंट्स की यहाँ पर रिटर्न क्लियर हुआ था। प्रोफेशनल्स टीम है। अगर आप इस टीम के अंडर कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो 100% चैलेंज के साथ मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एग्जाम आपका निकल जाएगा, रिटर्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज तो कवर होंगे, साथ में नोट्स हो गए, ग्राफ टेस्ट हो गए, फुल मॉक पेपर लेंथ हो गया, और साथ में पहली बार OMR शीट के जरिए आप घर बैठे टेस्ट भी लगा सकते हैं। हमारी टीम आपके पेपर को चेक भी करती है और आपका स्कोर भी बताती है कि किस रैंक के ऊपर आप चल रहे हैं, जिससे आप खुद को एक चेकआउट कर लेते हैं कि मेरा स्कोर इस लेवल पे है, इस परसेंटेज के ऊपर है, और टॉप स्कोरर इतना है, ठीक है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको महान बनाएंगी और यही आपके एग्जाम हॉल में काम आएंगी। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अगर फ्री टेस्ट लगाना होगा तब भी व्हाट्सएप कर लेना, पेड कोर्सेज ज्वाइन करना होगा तब भी व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। और इसकी PDF कैसे मिलेगी वीडियो में बता दूंगा मैं आपकी, अभी आपको सिर्फ फोकस करना है। अगर आपको इसकी PDF लेनी है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। पहले फोकस करो क्वेश्चंस के ऊपर। 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे सोचने के लिए। मॉक टेस्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। देखिए दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कितनी नदियां निकलती हैं? 3 नदियां निकलती हैं, जिसमें आपकी सिंधु है, ठीक है, आपकी सतलुज है, आपकी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनर इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड करेगा, पूछ लेगा कि सतलुज नदी कहां से निकलती है। आपको क्लियर है कि मानसरोवर के रकस झील से ये निकलती है। अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करना है कि सतलुज किस जिले में प्रवेश करती है हिमाचल में, सबसे पहले आपको क्लियर है कि किन्नौर में करती है, लेकिन कहां से करती है? शिप्की पास दर्रे से ये किन्नौर में प्रवेश करती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है सतलुज का ज्यादातर क्वेश्चंस बनता है, लेकिन यहां पर मानसरोवर झील के पास से नदी निकलती है सिंधु, ठीक है। तीनों नदियां मैंने आपको क्लियर करवा दी थी, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र निकलती है, जिसमें से हमने सतलुज को अच्छे से डिफाइन कर ली क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि है पिछले इनकी 10 सालों में, 2001 से लेकर 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोस्तों 69% के हिसाब से यहां पर जनसंख्या वृद्धि हुई है 10 सालों में इनकी, 2001 से 11 तक। अब जब सेंसस आएगी, दोबारा फिर से जनगणना होगी, तो उसमें अलग से रिपोर्ट आएंगी क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनके 69% के हिसाब से यहां पर जनसंख्या बढ़ी है, जो कि बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? मैं चैलेंज कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36। अब देखिए, अभी आपको यह क्लियर होना चाहिए कि कितनी स्टेट्स हैं। 28 स्टेट्स हैं। यूटी कितनी है? 8 है, जिसमें से आपको यूटी यूनियन टेरिटरी के नाम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहां से मॉडिफाइड क्वेश्चंस बन सकता है। पहला आपका हो गया दिल्ली, दूसरा आपका हो गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। दोस्तों दादरा नागर हवेली एंड दमन दीप, इसको अब इकट्ठा ही बोला जाता है, ठीक है। पहले इनको अलग अलग कैलकुलेट किया जाता था, जिसमें दादर नागर हवेली और दमन दीप अलग अलग कैलकुलेट होते थे, लेकिन अब ये इकट्ठा ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी पुडुचेरी हो गई, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया आपका, ठीक है,
और उसके बाद आपका लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, ये 8 यूनियन टेरिटरी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से 36 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चंस और कंफ्यूज्ड क्वेश्चंस, क्योंकि यहां पर अगर राष्ट्रपति होता या फिर उपराष्ट्रपति होता तो डेफिनेट स्टूडेंट्स उसी को चूज कर लेता। देखिए यहां पर बात क्या हुई है, आपको क्लियर है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, वही सारे कामकाज को देखता है, सत्रों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर एक्स ऑफिशियो की बात हुई है उपसभापति। ठीक है, यहां पर आप थोड़ा सा ऐड कर लेना उपसभापति। ठीक है, उपसभापति क्या होता है दोस्तों, ये जितने भी कामकाज होते हैं दिन प्रतिदिन के जो भी संसद में होते हैं उन मामलों को ये देखता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो सिलेक्शंस है वो किस तरह से होती है, इसका चुनाव कैसे होता है। फिर ये इसका जो चुनाव है दोस्तों वो सदन के जितने भी अंदर सदस्य होते हैं उन्हीं में से उसका चुनाव कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की, उपसभापति की। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो अगर यहाँ पर राष्ट्रपति होता तो बहुत सारे राष्ट्रपति को क्लिक कर देते। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। उपाध्यक्ष, उपसभापति की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, उपाध्यक्ष। ठीक है, क्लियर हो गया उपसभापति का कंसेप्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है, यानी कि ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आता। आईएएस भी है, आईपीएस भी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है, लेकिन आईआरएस नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वरीयता के क्रम में उच्चतम है। देखिए यहां पर बात हुई है हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ, किसकी बात हुई है यहां पर, प्रेसिडेंस की बात हुई है। देखिए ये प्रेसिडेंस क्या होता है, यानी कि इसको हम कहते हैं हिंदी में अगर मैं कहूं तो इसको हम कहते हैं वरीयता। ठीक है, यानी कि एक आप ऑर्डर ऑफ पावर की बात कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ पावर की, यहां पर शक्ति की बात आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अभी आपको देखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या वो मुख्यमंत्री है, क्या वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष है, या फिर राज्यपाल है। देखिए अगर हम वरीयता अनुक्रम देखें, यानी कि प्रेसिडेंस देखें, एक पावर की शक्ति देखें। ठीक है, तो पहले तो आपको ये क्लियर करना कि सबसे पहले एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, उसके बाद आपके वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर उसके बाद आपके गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स आते हैं। ठीक है, यानी कि राज्यों के राज्यपाल आते हैं। ये एक जो वरीयता अनुक्रम की बात हुई है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑर्डर की बात यहां पर हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा राज्यपाल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, और ये क्वेश्चंस कंफ्यूज भी करते हैं, इसलिए क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। कौन सा राज्य 7 बहनें कहे जाने वाले राज्यों का हिस्सा नहीं है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉप 10 मैगजीन्स के साथ भी हाईलाइट हुआ और आपके प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चंस पूछ लिया गया। तो देखिए यानी कि आपकी टॉप 10 मैगजीन्स भी कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके हाईलाइटेड कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, टॉप 10 मैगजीन्स में जो क्वेश्चंस हाईलाइट होने के बाद जो बाद में रिपीटेड बन गए, आपके क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिए गए, ऐसी कलेक्शंस अगर आपके पास नहीं तो व्हाट्सएप कर लेना आप। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बताइए दोस्तों, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 7 सिस्टर की जब जब बात होगी तो आपको नाम याद रखने हैं। आपका एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, एक आपका असम हो गया, साथ साथ में आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक आपका मेघालय हो गया। ठीक है, एक आपका मणिपुर हो गया। ठीक है, एक आपका मिजोरम हो गया। ठीक है, एक आपका नागालैंड हो गया। ठीक है, एक आपका त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 7 बहनें इनको कहा जाता है, लेकिन यहां पर क्या पूछ लिया गया था कि नहीं है, इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, बिहार, क्योंकि बिहार तो हमने पढ़ा ही नहीं। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, लोधी वंश का संस्थापक था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी, और ये भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दयानंद सरस्वती जी ने की थी आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे,
कठपुतली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? थोड़ा सा कंफ्यूज ये क्वेश्चन जरूर करेगा, मैं अभी आपको बहुत ही अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, देखिए वैसे तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, क्योंकि अगर जब जब फेमस की बात आएगी, ठीक है, तो राजस्थान ही आपने सिलेक्ट यहाँ पर करना है। ठीक है, ऑप्शंस में राजस्थान नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसका सही आंसर राजस्थान होगा। लेकिन कठपुतली अलग अलग राज्यों में अलग अलग यहाँ पर इसका प्रदर्शन होता है। जैसे कि आपका धागा कठपुतली हो गई आपकी, ये राजस्थान में काफी फेमस है। ठीक है, एक आपका छाया कठपुतली होता है जो आपके उड़ीसा, केरल और कर्नाटक में काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, एक आपकी दस्ताना कठपुतली भी होता है जो आपकी यूपी, पश्चिम बंगाल और केरल में काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, एक आपकी बिहार में कौन सी होती है? बिहार में आपकी छड़ कठपुतली होती है जो काफी फेमस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट कंफ्यूज करता है, लेकिन आपसे इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा कभी भी कि यहाँ पे बताइए। ठीक है, तो सिंपली आपको कठपुतली की बात आएगी तो राजस्थान इसका सही आंसर होगा। कठपुतली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य की बात आएगी, राजस्थान है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कठपुतली अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से यहाँ पर इसको नाम दिए गए हैं। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी कि आयतन के हिसाब से, वॉल्यूम वाइज यहाँ पर बात हुई है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सभी को क्लियर है, अमेजन नदी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, साउथ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, संसद का सबसे लंबा सत्र कौन सा है? बताइए, और किसी का भी क्वेश्चन गलत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जब जब हम बात करते हैं बजट सेशन की, ठीक है, सबसे लंबा इसको कहते हैं दोस्तों जनवरी के अंत में या फिर ये फरवरी के शुरुआत में शुरू हो जाता है। ठीक है, कई बार ये जनवरी के एंड में शुरू होता है। ठीक है, बिल्कुल एंड में 28-29 तक। ठीक है, या फिर ये फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो जाता है। ठीक है, और अप्रैल तक ये चलता है, एंड तक। अप्रैल का एंड हो गया या फिर मई का पहला सप्ताह हो गया। ठीक है, तो इतना लंबा ये बजट सेशन हमारा ये चलता है। ठीक है, तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनकी 1969 में की गई थी। ठीक है, क्लियर हुई बातें? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे छोटा जीव यहां पर बात हुई है, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हुई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनकी शिल्ली। अब बताइए यह कहां पे है शिल्ली? दोस्तों, आपको ये सारी चीजें क्लियर है? शिल्ली सबसे छोटा है, सोलन में है, और 2 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। ठीक है, शिल्ली। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का एकमात्र आर्थिक खनिज कौन सा है? बताना है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का एकमात्र आर्थिक खनिज कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काला नमक। ठीक है, आर्थिक खनिज है और लोगों को काफी रोजगार वहां पर मिलता है। नागरू पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंडी में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पानी में अघुलनशील है, इनसॉल्युबल है इन वाटर? बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो पानी में अघुलनशील है, इनसॉल्युबल है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रीवियस पेपर में भी हाईलाइटेड क्वेश्चन हुआ ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज यहां पर की थी। क्लियर है? और 11 दिसंबर के बाद भी जितने भी टेस्ट आपके यहां पर होने वाले हैं उन सभी के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मानव शरीर में वसा का संचय होता है, बताइए कहां पे होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा एडिपोज टिश्यू, वसा ऊतक में मानव शरीर का वसा जो वो स्टोर होता है, और ये किडनी के पास होता है। ठीक है,
किडनी भी कई बार ऑप्शन रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एडिपोज टिश्यू इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, रोग थ्रोम्बोसिस का संबंध है, थ्रोम्बोसिस इससे रिलेटेड है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लड। दोस्तों जब ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, ठीक है, तो उससे ये रिलेटेड है, लेकिन अभी आपको इतना डीपली नहीं जाना है, तो थ्रोम्बोसिस आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खट्टे फल के समृद्ध स्रोत है, बताइए। रिच सोर्सेज ऑफ फ्रूट्स, खट्टा फल की बात हुई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है? हाईएस्ट सैलिनिटी की यहां पर बात हुई है, इज फाउंड इन द, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेड सी, लाल सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुलई मिट्टी, लोम चिकनी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, बुलई मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए, यानी कि हाई के लिए, मतलब काफी उसमें ग्रो होती है प्लांट की। ठीक है, बुलई मिट्टी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक ही खाद्य श्रृंखला का नहीं है? देखिए, नहीं है की बात हुई है, यानी कि मेंढक, सांप, कीट, कीट जो एक ही प्रजाति के हैं। ठीक है, लेकिन बकरी अलग से लग रही है आपको। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बकरी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, इंग्लिश ग्रामर सेक्शंस यहां पर स्टार्टअप होगा, बड़े ध्यान से देखना, सभी के आंसर सही होने चाहिए। पहला है आपका एंटोनिमस, आपको यहां पर बताना है। डिबिलिटेटिंग, क्या होता है डिबिलिटेटिंग? दोस्तों डिबिलिटेटिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई दुर्बल कोई चीज हो गई, ठीक है, दुर्बल करने वाला कोई, यानी कि कमजोरी लाने वाली कोई चीज, जिसको हम कहते हैं डिबिलिटेटिंग। ठीक है, एंटोनिमस, तो इसका उल्टा हमने बनाना है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एनफिबलिंग क्या होता है। एनफिबलिंग आपकी होती है कमजोरी एक टाइप की। ठीक है, ऑक्यूपाइंग आपका कब्जा हो गया। ठीक है, कब्जा किसी चीज के ऊपर ऑक्यूपाई आपने कर लिया। ठीक है, इनहैबिटिंग क्या होता है? इनहैबिटिंग का मतलब होता है आपका कि बास करना, किसी भी चीज में बसना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्ट्रेंथिंग, यानी कि स्ट्रेंथिंग क्या होता है आपका? सुदृढ़, वृद्धि, मजबूती। ठीक है, तो इसलिए डिबिलिटेटिंग का हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? कोई चीज दुर्बल करने वाली, कमजोरी लाने वाली कोई चीज, तो यहाँ पर स्ट्रेंथिंग इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर फूड विच एग्रीज विथ वंस टेस्ट इज, यानी कि भोजन का स्वाद। ठीक है, भोजन का स्वाद किससे है? ठीक है, तो यहां पर आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका जो सही आंसर होगा पैलेटेबल। पैलेटेबल क्या होता है? स्वादिष्ट, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, स्वादिष्ट कोई भी चीज यहाँ पे। ठीक है, बहुत टेस्टी चीज, तो यानी कि फूड और टेस्ट का संबंध, यानी कि पैलेटेबल, यानी कि स्वादिष्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, जस्ट ट्राई डैश इट, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, जस्ट ट्राई डैश इट। 27, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू डू, जस्ट ट्राई टू डू इट। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, मीनिंग ऑफ द इंडियम टू गिव गेट द वर्ड इज, मतलब क्या हुआ इंडियम, यानी कि एक मुहावरा टाइप है। ठीक है, टू गिव गेट द वर्ड, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि पक्षी दे दिया या पक्षी प्राप्त कर लिया, टू यानी कि टू सेंड अवे, यानी कि दूर भेजने के लिए। ठीक है, टू सेंड अवे। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस मीनिंगफुली कंप्लीट, हमने यहां पर सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। चलिए देखते हैं कितनों को इसके सही आंसर मालूम है। द टू सिस्टर लुक सो डैश दैट इज डिफिकल्ट टू टेल वन फ्रॉम द अदर, यानी कि दोनों बहनें एक जैसी दिखती हैं, एक को दूसरे से बताना बहुत मुश्किल है, यानी कि सिमिलर है, ट्विंस है, क्या है वो? ठीक है, अलाइक। अलाइक का मतलब क्या होता है? अलाइक का मतलब होता है एक जैसा, समान रूप से। ठीक है, अलाइक। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे,
हिज लॉजिक डैश एवरीवन इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट्स। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या बात हुई कि विशेषज्ञों का जो तर्क होता है, ठीक है, जिसमें क्या चीज शामिल होती है, काफी ज्यादा वो सरप्राइज करते हैं, काफी ज्यादा हैरान करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, द ऑडियंस डैश एट द एंड ऑफ द ड्रामा। द ऑडियंस डैश एट द एंड ऑफ द ड्रामा। बताइए, जब ड्रामा या नाटक कोई भी चीज खत्म हो जाती है तो उसका ऑडियंस क्या करती है? ऑडियंस करती है अप्लाउडेड। अप्लाउडेड क्या होता है? अप्लाउडेड दोस्तों, जैसे कि हम इसको कह सकते हैं कि किसी चीज़ की सराहना करते हैं या फिर ताली बजाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ते आए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन है, आप कहीं से भी क्लियर आउट कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, कोर्सेज में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आई वॉन्ट टू हैव अ डैश ऑफ फ्लैट्स ऑन रेंटल बेसिस, यानी कि क्या हुआ कि मैं रेंटल बेसिस के ऊपर क्या चाहता हूँ, फ्लैट लेना चाहता हूँ। तो सेट, आई वॉन्ट टू हैव अ सेट ऑफ फ्लैट ऑन रेंटल बेसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, यू नीड डैश शूज फॉर वॉकिंग इन द हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा कि पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? जूते चाहिए। कैसे चाहिए? आरामदायक चाहिए, मतलब कंफर्टेबल चाहिए, इज द राइट आंसर, ठीक है, कंफर्टेबल आपके होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, आई एम नॉट वेल्थी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार, ठीक है, यानी कि मैं इतना अमीर नहीं हूं इसलिए महंगी कार नहीं खरीद सकता हूं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू बाय अ एक्सपेंसिव कार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रीड अलोन, यानी कि आदमी अकेले रोटी के सहारे नहीं जी सकता है, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर द मैन। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर बात होगी, द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी, जितने भी अंधे होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या होती है? हमारी सहानुभूति के वो सभी पात्र होते हैं, ठीक है, सिंपैथी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए द ब्लाइंड्स की यहां पर बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स, यानी कि दर्शकों से अनुरोध है कि वो अपनी सीट पर रहें, ऑप्शन नंबर सी टू बी इन इट्स सीट्स, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो अपनी सीट्स के ऊपर रहें, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, यानी कि वे चुपचाप एक दूसरे के पास चले जाएं, ठीक है, बी बिसाइड्स ईच अदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 39 का, टू टॉक वंस हेड ऑफ, यानी कि कहते हैं ना कि किसी से बात करने के लिए क्या, जरूरत से ज्यादा बात करना किसको कहते हैं? टू टॉक एक्सेसिवली, ठीक है, एक्सेसिवली यानी कि टू टॉक एक्सेसिवली, जरूरत से ज्यादा बात करता है वो इंसान, ठीक है, टू टॉक एक्सेसिवली, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, टू सी आई टू आई विद, यानी कि आंख से आंख मिलाकर, ठीक है, बात करना, देखना। टू एग्री यानी कि सहमत, राजी होना, सर हिलाना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टू एग्री। क्लियर? यहां से हिंदी ग्रामर स्टार्टअप आपका होगा। चलिए क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। 41 का, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत परेशान कर देते हैं, ठीक है, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं यानी कि बहुत परेशान कर देते हैं, ठीक है। अंगूठा चूमना का अर्थ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अंगूठा चूमना यानी कि ऑप्शन नंबर डी, खुशामद करना, ठीक है, अंगूठा चूमना का अर्थ है यहां पर खुशामद करना। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अकल का पुतला का अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बहुत बुद्धिमान, अकल का पुतला, ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर ए,
राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, गागर में सागर भरना का अर्थ है। ऑप्शन सामने है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरना का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक बात कह जाना। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अंग्रेजी के ग्रेस के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका चयन हमने करना है 45 का। ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुग्रह, ग्रेस। ठीक है, उसको हम कहते हैं यहां पर अनुग्रह। क्लियर? 45 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हिंदी के गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का समानार्थी शब्द प्रयोग होगा गोपनीय शब्द के लिए, यानी कि कहते हैं ना कि गोपनीय रखी जाएगी कोई भी पहचान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विसंगति। डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द होगा विसंगति। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, कोलैबोरेशन शब्द का समकक्ष हिंदी शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सहयोग। कोलैबोरेशन के लिए सहयोग कहते हैं कोलैबोरेशन। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने देखना है, युयुत्सु। ठीक है, युयुत्सु बताना है। 49 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युद्ध करने का इच्छुक। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने युयुत्सु का देखना था, युद्ध करने का इच्छुक। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिला। आकांक्षक। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला आकांक्षक होता है। ठीक है, आय व्यय के जितने भी आंकड़े होते हैं आकांक्षक उनको कहते हैं। और ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं हिमाचल के एग्जाम में। जिजीविषा क्या होता है? जिजीविषा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवन की इच्छा, उसको हम कहेंगे जिजीविषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, पार्थिव। वेरी इंपॉर्टेंट। पार्थिव यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको हम कहेंगे पार्थिव। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, उत्तम का विलोम शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उत्तम का विलोम शब्द यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधम। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नीरस का विलोम शब्द है 54 का। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरस। नीरस का विलोम शब्द सरस। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, मुख्य का विलोम शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौण। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं 56 का, महान का विलोम शब्द है यहां पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्षुद्र। महान का विलोम शब्द क्षुद्र। अब देखिए, आपने अगर ये पीडीएफ लेनी है तो सिंपली आपको व्हाट्सएप पे लिखना क्या है, PDF 904 ये आपको लिखना है और आपको ये PDF अपडेट हो जाएगी, हमारी टीम आपको अपडेट कर देगी। ठीक है, अब देखिए यहां से मैथ रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट होगा। अब आपने करना क्या है, मैथ रीजनिंग के जितने भी आगे के क्वेश्चंस हैं अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तब आप सिंपली व्हाट्सएप पे, मैंने आपको क्लियर करवा दिया है कि PDF 904 ये व्हाट्सएप कर लो और उसके बाद ये PDF ले लो, सॉल्यूशंस के साथ आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, आप घर पे खुद इन क्वेश्चंस को, जो भी इसके आगे के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना और देखना। नहीं समझ में आएगा, नहीं पता लग रहा है तो 8 बजे सोमवार मंगलवार को मैथ की क्लास होती है 8 बजे शाम को। बुधवार को सेल्फ स्टडी का टाइम है। वीरवार और शुक्रवार को रीजनिंग की क्लास होती है 8 बजे शाम को। ठीक है, और शनिवार सैटरडे को आप प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं मैथ और रीजनिंग के उनको आप अटेंड कर सकते हैं और फिर मंडे को आप नई क्लास लगा सकते हैं जिसमें आपके ये क्वेश्चंस तो क्लियर होंगे ही,
साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी केडी सर करवा रहे हैं, ठीक है, उनका ज्ञान लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आप वहाँ से लाइव लेक्चर से फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनको ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन सभी लेक्चर्स को देखिए और इसके बाद आप इन पीडीएफ में जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लीजिए पीडीएफ 904 का, और आपको ये सॉल्यूशंस के साथ पीडीएफ जो है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।